एक और जेम फॉर नीट 2026। तो वीडियो के कमेंट में बड़े प्रिय स्टूडेंट का एक कमेंट कि सर वो डे 2 के क्वेश्चंस कहाँ पर हैं। तो ये रहे डे 2 नहीं, डे 3 सेकंड पेपर। तो थोड़ा सा हम जो है मतलब हम ऑल्टरनेट डे पर मैं पेपर डाल रहा हूँ टेलीग्राम चैनल पर। एक दिन ट्रू फॉल्स और फिल इन द ब्लैंक्स और एक दिन MCQs। देखिए, मैंने जो पहला पेपर था उसके कुछ क्वेश्चंस आपसे अपने आप डिस्कस कर दिए थे। अब मैं आपसे रिक्वेस्ट ये कर रहा हूं कि जब भी टेलीग्राम पर आप इस PDF को अटेम्प्ट करें तो इसमें जो आपके स्पेसिफिक डाउट्स हैं वो मुझ तक पहुंचा दें। किसी भी वीडियो के जो कमेंट सेक्शन है उसमें उसको डाउट को आप पोस्ट कर दीजिए ताकि हम दोनों खाली इम्पैक्टफुल काम करें। नीट बहुत पास है तो सारे के सारे क्वेश्चंस करने की जरूरत नहीं है। दैट इज वाई आई वॉज वेटिंग फॉर योर डाउट्स। सो आगे से अब आप ये करेंगे कि आप जब भी किसी पेपर को करेंगे उसमें जो आपके डाउट्स हैं आप मुझ तक पहुंचा देंगे ताकि हम दोनों केवल इम्पैक्टफुल काम करें और इस तरह से इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट हो सके। आपका टाइम इस टाइम बहुत कीमती है। तो मैं आज अपनी तरफ से ये कर रहा हूं कि ये जो सेकंड पेपर था मतलब डे 3 का, इसमें कुछ स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस कर देता हूं। अगर आप डाउट नहीं पूछेंगे तो कल मैं इसके असर्शन रीजन क्वेश्चंस भी आपके साथ डिस्कस कर दूंगा, पर एक्सपेक्ट ये करता हूं कि आप स्पेसिफाइड डाउट्स पूछेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस वाले पेपर के कुछ स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस को। तो पहला क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। ये क्वेश्चन नंबर 4 पहला क्वेश्चन है स्टेटमेंट बेस्ड और लेट अस सी। बड़े ध्यान से करा करें बेटे, इस तरह के क्वेश्चन को करने में जल्दीबाजी कभी नहीं होनी चाहिए। पॉरीफेरा आपके दिमाग में आ गया, स्पॉन्जिस की बात हो रही है। पजेस अ डिप्लोब्लास्टिक बॉडी वॉल। देखिए कितना लंबा क्वेश्चन है, यहीं खत्म हो गई ये स्टेटमेंट। आपको पता है ये डिप्लोब्लास्टिक नहीं है। डिप्लोब्लास्टिक में एक एक्टोडर्म होती है, एक एंडोडर्म होती है और उसके लिए टिश्यू तो होना चाहिए। यहाँ पर तो कोई टिश्यू ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन ही नहीं है। जितनी मर्जी जो मर्जी लिखा हो सब कमेंट्री है। मुझे पता है एग्जाम में मैंने बड़े धीरे से इस काम को किया और मुझे समझ में आ गया यहाँ ये गलती है। पहली स्टेटमेंट तो गलत है। दूसरी स्टेटमेंट देखते हैं। पॉरीफेरा आर सीलोमेट ऑर्गेनिज्म। इमीडिएटली आपको समझ में आ गया कि ये भी गलत है और आपने आंसर ये लगाया बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर इनकरेक्ट। तो मैं आपके सामने प्रैक्टिकली किसी तरह से इस पेपर को अटेम्प्ट करके आपको दिखाऊंगा। डू नॉट बी ओवर ऑड बाय द कंटेंट हियर कि इतने लंबी स्टेटमेंट है। कोई बात नहीं, 2025 में उन्होंने यही किया। उन्होंने बहुत सारी 2 स्टेटमेंट क्वेश्चन देखे। अब आप एक बार 2025 का पेपर देखिए, उस पेपर में जो बल्क है वो आप देखेंगे इस स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस की वजह से था और अच्छी खासी लेंथी स्टेटमेंट्स उन्होंने पूछी थी और वो आपकी पेशेंस और आपका टेम्परामेंट का इम्तहान था एग्जामिनेशन हॉल के अंदर कि आप 3 घंटे तक अपनी कंसंट्रेशन इम्पेकेबल तरीके से मेंटेन कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं। तो हमने कहा ये 2 आंसर है। बहुत आसान क्वेश्चन था। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में ये देखिए, ये रहा। ये रहा क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। द इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। फिर ऐसे ही करेंगे हम। हम इसको अब हम देखेंगे। हमारे को जल्दी नहीं है, 4 नंबर आते आते कहीं ऐसा ना हो कि एक नेगेटिव मार्क आ जाए। द इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम की बात हो रही है। इज द एडिशनल वॉल्यूम ठीक लग रहा है। अ पर्सन कैन एक्सपायर। बताइए मेरे को, दिस मस्ट बी अ पर्सन कैन इंस्पायर। If it is an inspiratory reserve volume, it has to be an additional volume of air after tidal inhalation. Tidal inhalation उसके बाद maximum air that a person can inhale after tidal inhalation. So 2500 से 3000 ml हो सकती है। ये इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है। आपको ये पता चल गया कि पहली स्टेटमेंट तो गलत है। दूसरी स्टेटमेंट पर आते हैं। वाइटल कैपेसिटी क्या है? मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ अ एयर अ पर्सन कैन ब्रीथ आउट आफ्टर अ फोर्स्ड इंस्पिरेशन। बिल्कुल ठीक है। आपकी एनसीईआरटी 2 तरह से इसको डिफाइन कर रही है। पहले इनहेल कर लीजिए मैक्सिमम, फिर एक्सहेल कर दीजिए, या पहले एक्सहेल कर दीजिए मैक्सिमम फिर इनहेल कर दीजिए। 3 चीजों का एडिशन होगा। एक टाइडल वॉल्यूम, एक इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और एक एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इसको आप क्या कहेंगे? वाइटल कैपेसिटी। तो यहां पर क्या लिखा है? टाइडल वॉल्यूम, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। आपको यह समझ में आ गया कि ये वाली स्टेटमेंट ठीक है। अब आपका आंसर बहुत आसान है। फर्स्ट स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट इज करेक्ट। ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं। तो अगले स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पे आते हैं। इसको आप करिए, ये लीजिए एक और क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 को अटेम्प्ट कीजिए। यहां पर लिखा है द सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ अ प्रोटीन।
सो यहाँ पर बात हो रही है किसकी, सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ अ प्रोटीन, और यहाँ पर ये लिखा है इट इज अ स्पेसिफिक लीनियर सीक्वेंस। आपको पता है गलत है ये बात, क्योंकि लीनियर सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड तो उसका प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है, और प्राइमरी स्ट्रक्चर के पीछे कोवलेंट बॉन्ड होता है जिसे पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं। चलिए इस कंसेप्ट को एक बार समझ लेते हैं। तो हमने ये कहा द फर्स्ट फॉर्म्ड स्ट्रक्चर ऑफ अ प्रोटीन इज अ लीनियर स्ट्रक्चर। ये आपको ये बताता है कि कितने अमीनो एसिड हैं इसके प्राइमरी स्ट्रक्चर में और उनका सीक्वेंस क्या है। सो ये सारे के सारे अमीनो एसिड है, इसका एक एन टर्मिनस है और एक सी टर्मिनस है। ये फर्स्ट फॉर्म्ड स्ट्रक्चर है, इसे आपने प्राइमरी स्ट्रक्चर कहा। अब क्योंकि ये मान लीजिए ये मैं बहुत सिंपल काम कर रहा हूं, यहां पर ये इसके आर ग्रुप है, तो ये बात याद रखिएगा, दो अल्फा अमीनो एसिड्स अगर उनकी प्रॉपर्टी डिफरेंट है तो उनमें डिफरेंट आर होगा, क्योंकि बाकी चीजें दोनों अमीनो एसिड्स में बिल्कुल आइडेंटिकल होती हैं। सो अब हमने ये कहा कि इन आर ग्रुप के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हुई, अट्रैक्शन हुआ, तो कौन सी बॉन्डिंग हुई, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और उसकी वजह से फोल्डिंग हुआ। और ये फोल्डिंग जैसे मान लीजिए ये अल्फा हेलिक्स, अल्फा हेलिक्स राइट हैंडेड होता है। और एक मैं पेपर ले लेता हूं, आपको बीटा प्लीटेड शीट के बारे में भी बताता हूं। सो बीटा प्लीटेड शीट में क्या होता है कि मान लीजिए ये मेरे पास एक पेपर है, इसको मैं इस तरह से इसमें प्लीट्स डाल देता हूं, तो ये मैंने प्लीट्स डाल दी, और इन प्लीट्स की वजह से आप जानते हैं फीमेल साड़ी पहनती हैं उसमें प्लीट्स डालती हैं, तो ये वही प्लीट की हम बात कर रहे हैं। और आपने कहा कि ये प्लीट्स डल गई इस तरह से। सो ये क्या हो गया बेटे, बीटा प्लीटेड शीट। इसके पीछे जो बॉन्ड है वो हाइड्रोजन बॉन्ड है। इंडिविजुअली हाइड्रोजन बॉन्ड बड़ा वीक होता है, कलेक्टिवली बड़ा स्ट्रांग हो जाता है। तो अल्फा हेलिक्स हो गया और बीटा प्लीटेड शीट हो गया। अब हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस की वजह से ये फोल्ड होगा। सारे के सारे जो हाइड्रोफोबिक आर ग्रुप है वो अंदर की तरफ, और सारे के सारे जो हाइड्रोफिलिक है वो पानी की तरफ बाहर की तरफ आ जाएंगे। ये फोल्डिंग होगी, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन, और ये हम कह रहे हैं कि टर्शरी स्ट्रक्चर बन गया प्रोटीन का। और अगर एक से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड है तो फिर आपको पता है क्वाटरनरी स्ट्रक्चर भी बन सकता है। सो एक छोटा सा मैंने आपको एलिमेंट्री आइडिया दिया। द सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ अ प्रोटीन रेफर्स टू स्पेसिफिक लीनियर सीक्वेंस, ये बात गलत हो गई। द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ सेकेंडरी स्ट्रक्चर इन प्रोटीन्स आर द राइट हैंडेड अल्फा हेलिक्स एंड बीटा प्लीटेड शीट। यही बात अभी हमने करा, बोथ ऑफ विच आर स्टेबलाइज्ड बाय हाइड्रोजन बॉन्ड। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अपने आप में। फॉर्म बिटवीन द कंपोनेंट्स ऑफ द पॉलीपेप्टाइड बैकबोन, यही हमने देखा किस तरह से आर ग्रुप्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करके प्राइमरीली हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर बनता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये पहला वाला जो स्टेटमेंट है वो गलत है और जो दूसरा वाला स्टेटमेंट है वो ठीक है, और इसका मतलब ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। सो ये भी बात आपको अच्छे से समझ में आ गई कि इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन 4 है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। सो अगला क्वेश्चन करते हैं, काउंटर करंट मैकेनिज्म पे है। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा अपने फ्रेंड से, सर वो चला दीजिए, एसी चला दीजिए थोड़े से, गर्मी ज़्यादा हो रही है। तो चलिए कंसिडर द गिवन टू स्टेटमेंट्स। द काउंटर करंट मैकेनिज्म इन्वॉल्विंग द लूप ऑफ हेनले एंड वेजा रेक्टा क्रिएट्स एंड मेंटेन अ concentration gradient in medullary interstitium that is essential for production of concentrated urine under the influence of ADH on the collecting duct। देखिए मैंने कितनी बड़ी चीज आपको ये दे दी कि आप पूरा का पूरा कंसेप्ट इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट से कर सकते हैं। जैसे अब हम ये कह रहे हैं कि ये एक जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन है, और जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन का ये डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले, ये असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले है। मैं केवल मेडुला की बात कर रहा हूं, ऊपर का पार्ट नहीं बना रहा हूं। और ये कलेक्टिंग डक्ट है। ये वाली जो जगह है इसे हम कहते हैं मेडुलरी इंटरस्टिशियम। इसकी ऑस्मोलैरिटी मुझे बढ़ानी है, और वो जो ऑस्मोलैरिटी बढ़ाने के लिए मुझे यहाँ पर सोल्यूट इकट्ठा करना पड़ेगा। तो अगर मुझे यूरिन को कंसंट्रेट करना है तो मेडुलरी इंटरस्टिशियम की ऑस्मोलैरिटी इंक्रीज करनी है। तो यहाँ पर जो भी फ्लूइड है उसकी ऑस्मोलैरिटी बढ़ा दीजिए। किससे बढ़ा दीजिए? जो फ्लूइड यहाँ पर आ रही है, ये जो फ्लूइड है ये यूरिन है, ये फ्लूइड है यूरिन है, इसमें भी वाटर है। अगर इसकी ऑस्मोलैरिटी यहाँ से ज़्यादा हुई, दिमाग लगाइएगा बेटे, अगर मेडुलरी इंटरस्टिशियम की ऑस्मोलैरिटी, ये जो कलेक्टिंग डक्ट है इसके अंदर जो फ्लूइड है उससे ज़्यादा हुई, और अगर कलेक्टिंग डक्ट की मेम्ब्रेन परमिएबल हुई वाटर की, तो क्या होगा? मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, तो क्या होगा?
वाटर कहाँ से कहाँ मूव करता है? वाटर अपने हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ मूव करता है। तो इसका मतलब पानी अपने आप यहाँ से यहाँ आएगा। तो इसीलिए हम ये कहते हैं कि अगर यूरिन कंसंट्रेट करना है तो मेडुलरी इंटरस्टिशियम की ऑस्मोलैरिटी बढ़ा दीजिए, और वो ऑस्मोलैरिटी बढ़ा दीजिए किससे? यहां पर कलेक्टिंग डक्ट में जो फ्लूइड आ रहा है उसकी ऑस्मोलैरिटी से ज्यादा होगी, तो ये जो है यूरिन कंसंट्रेट होगा, क्योंकि वाटर यहां से यहां मूव करेगा। उम्मीद है ये बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर आपने यहां मेडुलरी इंटरस्टिशियम की ऑस्मोलैरिटी बढ़ा दी तो यूरिन कंसंट्रेट करने के लिए बाल्टी डाल के आपने पानी नहीं निकालना है, पानी अपने आप आएगा। आपका काम तो ये मेडुलरी इंटरस्टिशियम की ऑस्मोलैरिटी को बढ़ाना था। अब इसको बढ़ाने के लिए यहां पर सॉल्यूट करना पड़ेगा। तो वो सॉल्यूट एक तो आप थिक सेगमेंट ऑफ असेंडिंग लिंब ऑफ लूप ऑफ हेनले से लेके आएंगे, यहां से लेकर के आएंगे आप सोडियम और क्लोराइड, यहां से एक्टिवली ट्रांसपोर्ट करेंगे। दूसरा बचा कुचा काम आप यहां से यूरिया ला करके करेंगे। तो यूरिया को आप ऑस्मोलाइट की तरह इस्तेमाल करेंगे। आपने ये सॉल्यूट लाना शुरू कर दिया। अब सोचिए ये बड़े ध्यान से कि ये यूरिया यहां पर आया कैसे? अगर क्या केवल ऑस्मोलैरिटी बढ़ाने से ही पानी अपने आप आ जाएगा? आप कहेंगे नहीं सर, एक और काम होना चाहिए। ये जो कलेक्टिंग डक्ट है इसकी मेम्ब्रेन वाटर के लिए परमिएबल तो हो जाए। नॉर्मल सर्कमस्टांसिस में ये परमिएबल नहीं होती। तो अगर आप यूरिन कंसंट्रेट कर रहे हैं तो इसका मतलब बॉडी में डिहाइड्रेशन है, तभी आप यूरिन कंसंट्रेट कर रहे हैं। बहुत सर्दी के दिनों में आपका यूरिन जो है वो डार्क कलर का और कम हो जाता है। किडनी पानी बचाती है यूरिन को कंसंट्रेट करके। तो आपने जिस टाइम पर यूरिन को कंसंट्रेट करना है, इसका मतलब आपने बॉडी में वाटर को कंजर्व करना है। इसका मतलब बॉडी से फ्लूइड लॉस हो चुका है। फ्लूइड लॉस हो चुका है तो ब्लड की ऑस्मोलैरिटी बढ़ गई होगी। दिमाग लगाइए। सो मैं ये कह रहा हूं कि ये ब्लड वेसल है, ब्लड वेसल की ऑस्मोलैरिटी इसके अंदर बढ़ गई है क्योंकि यहां से फ्लूइड निकल गया है। और जब ये ऑस्मोलैरिटी बढ़ गई है तो ये जब ब्लड ऑस्मो रिसेप्टर्स के पास से जाएगा, ये ऑस्मो रिसेप्टर्स है। अब आप अपनी एनसीईआरटी ढंग से पढ़िएगा बेटे, ये ऑस्मो रिसेप्टर्स है। तो नॉर्मल सर्कमस्टांसिस में इसके अंदर जो फ्लूइड है वो आइसोटोनिक होती है ब्लड के, लेकिन अब क्योंकि बॉडी में डिहाइड्रेशन हुआ है, ब्लड की ऑस्मोलैरिटी बढ़ गई है, तो इसका मतलब यहां कंसंट्रेशन ज्यादा है, यहां कंसंट्रेशन कम है। पानी यहां से यहां मूव करेगा और उसकी वजह से ये ऑस्मो रिसेप्टर श्रिंक करेगा और उसकी वजह से ये एक्टिवेट हो जाएगा। अब आप जाकर के रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन पढ़िए, आपकी समझ में आएगा कि हुआ क्या, ये एडीएच आया क्यों। और ये एडीएच इस कलेक्टिंग डक्ट पर आकर के एक्ट करेगा और इसे परमिएबल बना देगा वाटर और यूरिया के लिए। और ये वो दो चीजें हैं जो आपको चाहिए। अगर किन्हीं दो एडजेसेंट लिम्स में फ्लूइड फ्लो की डायरेक्शन एक दूसरे से अपोजिट है तो इसे काउंटर करंट कहते हैं। तो देखिए, इन दोनों लिम्स में फ्लूइड फ्लो की डायरेक्शन एक दूसरे से अपोजिट है। इसमें और इसमें फ्लूइड फ्लो की डायरेक्शन एक दूसरे से अपोजिट है। एक ब्लड वेसल होती है, आपको पता है, इसका नाम है वेसा रेक्टा, और ये वेसा रेक्टा का भी ये डिसेंडिंग लिम्ब है और ये असेंडिंग लिम्ब है। इनमें भी फ्लूइड फ्लो की डायरेक्शन एक दूसरे से अपोजिट होती है। और थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर समझने के लिए आपने केवल एक छोटा सा काम करना है, थोड़ा सा अपना इमेजिनेशन यूज कीजिए। ये जो मैंने डॉटेड लाइन बनाई है अपने डायग्राम में भी इमेजिन करिए, और इस डॉटेड लाइन पर इस पेज को, अपने पेज को फोल्ड कर दीजिए। तो जैसे ही आप डॉटेड लाइन पर इस पेज को फोल्ड करेंगे तो ये जो असेंडिंग लिम्ब है, असेंडिंग लिम्ब है लूप ऑफ हेनले के, उसके ऊपर ये डिसेंडिंग लिम्ब आएगा बेटे वेसा रेक्टा का। क्या ये बात समझ में आ गई? इज इट एब्सोल्युटली क्लियर? इस असेंडिंग लिम्ब पर ये डिसेंडिंग लिम्ब आएगा और ये डिसेंडिंग लिम्ब पर ये असेंडिंग लिम्ब आएगा। कितना एक्सटेंसिव काउंटर करंट मैकेनिज्म है। सो काउंटर करंट मैकेनिज्म देखिए कितना ज्यादा है। तो हम ये कह रहे हैं कि दोनों लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले के बीच में काउंटर करंट, दोनों लिम्ब्स ऑफ वेसा रेक्टा के बीच में काउंटर करंट। और ये तो फंक्शनल डायग्राम है, जब आप रियली देखेंगे तो लिम्ब्स ऑफ वेसा रेक्टा एंड लिम्ब्स ऑफ लूप ऑफ हेनले के बीच में भी क्या है बेटे? काउंटर करंट है। और लूप ऑफ हेनले की जो एब्जॉर्प्टिव कैपेबिलिटी है दोनों लिम्ब्स की एक दूसरे से डायमेट्रिकली अपोजिट है। यहां से ये वाटर को एब्जॉर्ब करता है, सोडियम क्लोराइड को बिल्कुल नहीं करता। और यहां पर ये सोडियम क्लोराइड अभी हमने देखा, उसको यहां से एक्टिवली ट्रांसपोर्ट करता है और इम्परमिएबल है वाटर के लिए। द पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन that is least permeable to water is the thick segment of ascending limb of loop of Henle। ये मैंने आपको एसेंशियल्स बताए किसके, आपकी एनसीईआरटी की कुछ लाइंस एक्सप्लेन करने की कोशिश करी। अब आप पढ़िए कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन। अगर इसके बाद भी आपको इस टॉपिक में कोई प्रॉब्लम है तो मैं इसको और एग्जॉस्टिवली आपके साथ डिस्कस कर दूंगा। तो वापस चलते हैं अपने क्वेश्चन पे।
द काउंटर करंट मैकेनिज्म इन्वॉल्विंग द लूप ऑफ हेनले एंड वेजा रेक्टा creates and maintains a concentration gradient in medullary interstitium that is essential for the production of concentrated urine under the influence of ADH on the collecting duct। सारी की सारी बात मैंने आपको बता दी। इसमें मेंटेन कैसे करता है काउंटर करंट एक्सचेंज मल्टीप्लायर सिस्टम, अगर वो भी आपकी प्रॉब्लम है तो आप मुझे बता दीजिएगा, मैं ये पूरा टॉपिक सेपरेटली आपको पढ़ा दूंगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फिर आपने कहा इन द काउंटर करंट मल्टीप्लायर सिस्टम ऑफ द नेफ्रॉन द डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले इज इम्परमिएबल टू वाटर। नो, अभी हमने देखा इट इज फ्रीली परमिएबल टू वाटर, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गई। इसका मतलब पहली स्टेटमेंट ठीक है और दूसरी स्टेटमेंट गलत है। ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर। इसका आंसर क्या हो गया बेटे? ऑप्शन 3 हो गया। उम्मीद है इस क्वेश्चन को आप बड़ी आसानी से समझ गए। जैसा मैंने आपसे कहा था कि अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप मुझे बताइएगा, मैं इसको पढ़ा दूंगा। क्वेश्चन नंबर 17 पर आते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 17 में मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है नीट एंट्रेंस एग्जाम के लिए। अगर हम इसको ये देखें तो यहाँ क्या लिखा है? स्टीरॉयड हार्मोन्स बीइंग वाटर सॉल्युबल, यही गलत हो गई बात। सो स्टीरॉयड्स आर लिपिड सॉल्युबल। स्टीरॉयड्स में स्टीरॉल न्यूक्लियस होता है, स्टीरॉल न्यूक्लियस होता है। मुझे उम्मीद है आप स्टीरॉल न्यूक्लियस बनाना जानते हैं कि स्टीरॉल न्यूक्लियस किस तरह से बनाया जाता है। आपको ये पता है कि ये जो है बेटे स्टीरॉल न्यूक्लियस है, इसको साइक्लोपेंटेनो पर हाइड्रोफिनेंथ्रीन न्यूक्लियस कहते हैं, आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा। और इससे डेराइव जितने भी सब्सटेंसेस हैं उनको आप स्टीरॉइड्स कहेंगे। और स्टीरॉइड्स बेटे लिपिड हैं, लिपिड सॉल्युबल हैं, और ये क्रॉस कर सकते हैं सेल मेम्ब्रेन को। यही कहानी खत्म हो गई। स्टीरॉइड्स बीइंग वाटर सॉल्युबल, आपको पता है बात गलत है। स्टीरॉइड तो जाकर के जीन एक्सप्रेशन को रेगुलेट करता है, क्योंकि सेल के अंदर जाएगा, इसका रिसेप्टर सरफेस पे नहीं होगा। और जबकि यहाँ क्या कह रहा है? द प्रोटीन एंड पेप्टाइड हार्मोन्स बीइंग लिपिड सॉल्युबल, आपको पता है ये भी बात गलत है। तो कितनी आसानी से ये क्वेश्चन हो गया। बोथ स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट। ऑप्शन 2 इज द आंसर। जो भी डाउट आपका इसके बाद रह जाए प्लीज स्पेसिफाई करना। इसीलिए मैं इस वीडियो को आपके साथ कर रहा हूं कि इस तरह से हम कर सकते हैं। ज़्यादा अच्छा होगा कि अगर आप अब बहुत स्पेसिफिक डाउट्स मेरे से पूछें। चलिए अगला देखते हैं कि क्या स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन हमने यहां से पूछा था। तो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन ये देखिए, ड्यूरिंग मेटाफेज ऑफ माइटोसिस, मेटाफेज ऑफ माइटोसिस, माइटोसिस के मेटाफेज में द क्रोमोसोम आर मैक्सिमली कंडेंस्ड। ये बड़ा प्रिय क्वेश्चन है, आपको पता है, बिल्कुल सही बात है। एंड अलाइन एट द इक्वेटोरियल प्लेट, ये भी बात बिल्कुल ठीक है। और स्पिंडल अटैच होते हैं काइनेटोकोर को, ये अपने आप में एक क्वेश्चन है। प्रोटीन का स्ट्रक्चर सेंट्रोमियर के आसपास, एंड एंश्योरिंग प्रिसाइज ओरिएंटेशन बिफोर सेग्रीगेशन, ये बात बिल्कुल ठीक है। तो फिजिकल बेसिस ऑफ सेग्रीगेशन इज एनाफेज, और एनाफेज से पहले आती है बेटे माइटोसिस, मेटाफेज। और मेटाफेज में काइनेटोकोर को आकर के काइनेटोकोर जो स्पिंडल है वो अटैच होता है, और जब वो प्रॉपरली अटैच होगा और फिर एनाफेज में जब पुलिंग होगी तब जाकर के प्रॉपर सेग्रीगेशन होगा। और अगर यहीं कहीं पे नॉन डिसजंक्शन वगैरह आ जाएगा तो फिर आपको पता है कि क्रोमोसोम नंबर चेंज हो जाएगा। अ चेंज इन द क्रोमोसोम नंबर विच इज नॉट द एग्जैक्ट मल्टीपल ऑफ बेस नंबर n। क्या आप जानते हैं उसके लिए टर्म क्या इस्तेमाल की जाती है? उसे कहते हैं एन्यूप्लॉइडी। क्या कहते हैं? एन्यूप्लॉइडी। खैर हमें ये बात समझ में आ गई कि ये स्टेटमेंट हमें ठीक ठाक लग रही है। ड्यूरिंग एनाफेज ऑफ माइटोसिस द क्रोमैटिड्स डू नॉट सेपरेट। नाउ दिस इज इनकरेक्ट। सो दे एक्चुअली सेपरेट। माइटोसिस की एनाफेज में सेंट्रोमियर स्प्लिट होता है, और जब ये सेंट्रोमियर स्प्लिट होता है तो मान लीजिए 2n = 4, तो ये बेटे क्रोमोसोम सारे के सारे किस पर पड़े हुए हैं? मेटाफेज प्लेट पर। ये चारों के चारों इस तरह से ओरिएंटेड हैं, और यहाँ पर हम ये कह रहे हैं अपोजिट पोल से, ये हम कह रहे हैं कि ये जो है स्पिंडल अटैच है, और उसके बाद में जिस टाइम पर पुलिंग होगी, शॉर्टनिंग होगी इन काइनेटोकोर स्पिंडल की, तो सेंट्रोमियर स्प्लिट होगा, सिस्टर क्रोमैटिड सेपरेट होंगे और अपोजिट पोल पे पहुंचेगा। इसीलिए माइटोसिस को इक्वेशनल डिवीजन कहा जाता है, क्योंकि मियोसिस में एनाफेज 1 पर ऐसा नहीं होता, इसीलिए रिडक्शन होता है। वो एक और क्वेश्चन में करेंगे असर्शन रीजन के। खैर ये बात आपको समझ में आ गई कि यहाँ पर तो ये एक्चुअली सेपरेट होते हैं। ये स्टेटमेंट गलत है। तो पहली स्टेटमेंट ठीक है, दूसरी स्टेटमेंट गलत है। ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर। उम्मीद है ये बात बहुत अच्छे से क्लियर हो गई। ये भी आपने एक अच्छे से क्वेश्चन कर लिया। आगे चलते हैं, जल्दी से देखते हैं फटाफट।
उम्मीद, जैसा मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ, मुझे उम्मीद ये है कि अब आप बहुत स्पेसिफिक क्वेश्चन मेरे से पूछेंगे। पहली वाली स्टेटमेंट देखिए, पहली वाली स्टेटमेंट में ये लिखा है कि इन वेलवेट एस्टिवेशन द सेपल्स और पेटल्स इन द फ्लोरल बर्ड्स आर अरेंज सच दैट द मार्जिन ऑफ ईच मेंबर ओवरलैप्स। आपको पता है ये बात गलत है, ये बिल्कुल टच करते हैं केवल एक दूसरे से, केवल बिना किसी ओवरलैपिंग के टच ही किया जाता है केवल। सो आपको ये पता है ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। बिल्कुल आपको अपनी एनसीईआरटी की बात याद आ गई। इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन में मार्जिन्स ऑफ सेपल्स और पेटल्स ओवरलैप वन अनदर बट नॉट इन एनी डेफिनेट और कंसिस्टेंट डायरेक्शन एज सीन इन कासिया एंड गुलमोहर। ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। इसका मतलब अब की बार फिर पहली स्टेटमेंट इनकरेक्ट है और दूसरी स्टेटमेंट करेक्ट है और ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। अब की बार ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। तो उम्मीद है इस तरह के क्वेश्चंस आप बड़ी तेजी से करते जा रहे हैं। आगे चलते हैं, एक और क्वेश्चन देखिए, एक और क्वेश्चन देखिए। लेट अस फिनिश इट ऑफ वेरी फास्ट। और जैसा मैंने आपसे कहा कि बजाय सारे क्वेश्चंस को करने के, इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि हम बहुत सेलेक्टिव हो जाएं। एनिलिड्स आर एसीलोमेट? नो। सो एनिलिड्स हैव अ ट्रू सीलोम। तो एक और एनिमल किंगडम से एक क्वेश्चन जहां पर आपको पता है कि ये स्टेटमेंट गलत है। मेंबर्स ऑफ फाइलम एनिलिड आर डिप्लोब्लास्टिक, बिल्कुल गलत है बेटे। ऑल एनिमल्स विद बाइलेटरल सिमेट्री आर ट्रिप्लोब्लास्टिक, केवल 2 जर्म लेयर हैं, बिल्कुल बात गलत है। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं है बेटे, क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम है। तो दोनों की दोनों स्टेटमेंट क्या है बेटे? शाबाश, गलत है। ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। बोथ स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट। आगे चलते हैं। तो अब एक और मेरे ख्याल से एक आध ही बची होगी। लेट अस सी इज देयर एनी 2 स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन। ये रहा। The S phase of the interphase is the stage during which DNA replication occurs. By the end of the S phase, each chromosome has been duplicated and consists of 2 identical sister chromatids held together at the centromere, and the total DNA content of the cell has doubled. तो ये बात बिल्कुल ठीक है, बड़े ध्यान से देखिए। What happens is, let us say ये हमारे पास एक सेल है और इस सेल में इंटरफेज में G1 फेज पे 2n is equal to 4, 4 क्रोमोसोम है। सो 2n नंबर कितना हो गया बेटे? 2n नंबर कितना हो गया? 4 हो गया। और हमारे पास ये 4 क्रोमोसोम है। क्रोमोसोम नंबर 1 की 2 कॉपीज, क्रोमोसोम नंबर 2 की 2 कॉपीज, हर एक पर एक मॉलिक्यूल डीएनए का है। तो हमने ये कहा कि टोटल क्रोमोसोम नंबर कितना है बेटे? 4। 2n इज इक्वल टू 4 और डीएनए मॉलिक्यूल भी कितने हैं? 4। सो 2c इज इक्वल टू 4। अब हम ये जब सेल एस फेज में जाएगा तो एस फेज में ये डीएनए रेप्लिकेट करेगा और डीएनए को रखने की जगह भी रेप्लिकेट करनी पड़ेगी। इसीलिए हर क्रोमोसोम की 2 आर्म्स अब आपको दिखाई देंगी और हमने ये कहा कुछ इस तरह की स्ट्रक्चर बाय द एंड ऑफ द एस फेज। ऑब्वियसली इतना कंडेंस नहीं होगा, ये समझने के लिए हम कर रहे हैं। दिस इज प्योर फंक्शनल डायग्राम दैट वी आर ट्राइंग टू मेक। और हमने ये कहा कि ये रेप्लिकेटेड डीएनए, डुप्लीकेटेड डीएनए यहां पर पड़ा हुआ है। जब तक दोनों क्रोमैटिड्स एक ही सेंट्रोमियर पे जुड़े हुए हैं तब तक ये एक ही क्रोमोसोम है। जिस टाइम सेंट्रोमियर स्प्लिट होकर के ये अपोजिट पोल पे चले जाएंगे तो ये 2 क्रोमोसोम्स हो जाएंगे। ये बेसिक फंडामेंटल प्रिंसिपल है। तो इसका मतलब अभी भी अगर आप क्रोमोसोम नंबर गिनेंगे तो वो क्रोमोसोम नंबर 2n इज इक्वल टू 4 है। लेकिन डीएनए कंटेंट देखिए कितने मॉलिक्यूल है? 1 2 3 4 5 6 7 8। दिस बिकम्स 4c इज इक्वल टू 8। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। अगर आपको प्रॉब्लम आती है इस तरह के क्वेश्चन करने में तो लिखिए, मैं इस चीज को भी आपके साथ डिस्कस कर सकता हूं। सो ये बात हमें समझ में आ गई। तो हमें पता लग गया कि पहली स्टेटमेंट ठीक है। दूसरी स्टेटमेंट में देखते हैं, द G2 फेज ऑफ इंटरफेस इज कैरेक्टराइज्ड बाय कंप्लीट अरेस्ट ऑफ ऑल सेलुलर बायोसिंथेटिक एक्टिविटी। इस तरह के जब शब्द आ जाते हैं बायोलॉजी में तो अक्सर गलत होते हैं। ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। G2 फेज में भी mRNA और प्रोटीन सिंथेसिस होता रहता है। उन प्रोटीन्स को बनाया जाता है जो कि सेल डिवीजन के दौरान चाहिए। सो ये बात याद रखिएगा कि G2 में कभी भी सेल मेटाबॉलिकली इनएक्टिव नहीं होगा और G2 में भी वो कुछ mRNA भी ट्रांसक्राइब कर रहा है और उन mRNA को ट्रांसलेट करके कुछ प्रोटीन्स भी बना रहा है। आपकी बार वो बड़े स्पेसिफिक प्रोटीन है जो कि उसे सेल डिवीजन के लिए चाहिए। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट एंड सेकेंड स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर। और इस तरह से मैंने आपके सामने ये वाले क्वेश्चन कर दिए। यहाँ पर ये आपके सामने आंसर की भी दी
हुई है। तो उम्मीद ये है कि अगली बार अब आप क्या करेंगे कि इसमें जो स्पेसिफिक क्वेश्चंस हैं वो मुझसे पूछेंगे, ताकि हम दोनों, जैसा मैं बार बार कह रहा हूँ, बहुत इम्पैक्टफुल काम करें। कल मैं अगर आप कहते हैं तो इसी पेपर के असर्शन रीज़न क्वेश्चन भी आपके साथ डिस्कस कर देता हूँ।